जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। कोइंसिडेंटली सारांश ने एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आया था, तो वो भी उसको भी हम लोगों ने राउंड अप करके उससे बयान लिए हुए, वो चश्मदीद गवाह है। उसके बाद में घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था। तो हम लोगों ने वहां पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीजें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो सीडीआर में डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम लोगों ने आईपीडीआर निकालने के बाद में उसका नंबर जो जब वापस आया और पता चला कि इससे वापस ये बात हो रही थी और ये लड़का छूट गया है पूछताछ करने के लिए, उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंची है। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक्ड है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा। और लड़की, जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज्यादा हाइप पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया, क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। और पिता की अलग से, क्योंकि नई सिम थी, वो तो कुछ कहीं पे कुछ कनेक्शन था ही नहीं उस चीज का, तो वो सिम जो है वो उसने अपनी अलग से इस्तेमाल करी। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा। जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को, और उसके बाद में जब चीजें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहां से बॉर्डर तक बुलवाया गया और बॉर्डर पे लाखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहां से दिल्ली, और दिल्ली से अभी सुबह सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए हैं। अगर कोई अलग और कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आरक्षक की क्या भूमिका रही है? एक एक करके पूछते हैं। हाँ, आपको मास्टरमाइंड कौन है इस केस का? पूरा मास्टरमाइंड तरीके से पहले इनका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। फिल्म देख के वैसा कुछ नहीं है। लड़की एडवोकेट है, पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, काफी कुछ चीजें उसको पता है। GRP का काम करने का तरीका, DF का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना किया और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट किया। मास्टरमाइंड एक एक करके
सर क्या तेजिंदर को कोई पैसे वैसे दिए थे इन लोगों ने मदद करने के लिए? हाँ, ये तेजिंदर का एक सवाल पहले जो है मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तेजिंदर जो है ये सारांश जब इंदौर में रहता था लगभग 2021-22 के बीच में, तो आमने सामने रहते थे। उस टाइम पे इन लोगों का कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। तेजिंदर ने काफी लोगों से उधारियां लेके रखी थी, तो उसमें सारांश से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हुए थे। तो वो जो पैसों का लेन देन था वो उनका चल रहा था, 2.5 लाख रुपए वो दे नहीं रहा था। तो उसी चीज के लिए फिर ये काफी बात होने लग गई, तो ये उसका ड्राइवर बन गया और उसके बाद में फिर उस चीज का कि भाई तुम्हारा जो पैसा दिया हुआ उसी में से कुछ निकाल लो। इस तरीके से वो तेजिंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ। राम तोमर वाली बात मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही लड़की से हमने बातचीत करी है। आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। मगर जो गुमशुदगी वाला पार्ट है उससे राम तोमर का कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई क्वेश्चन? सारांश ने ये आउट ऑफ द वे जाकर के इस तरीके से उसकी हेल्प की, क्या कोई लव का मामला था? लड़की डिनाई करती है, लड़की की वो मेरा दोस्त था, बाकी तो और वो अच्छे से सवाल जवाब पैसा वगैरह लेके भी गई लड़की? लड़की के पास में हाँ कुछ पैसा वगैरह, लड़की क्योंकि कमाती थी, खुद ही उसके केस वेस चलते थे। उसका जो है वो हरदा में भी एक अलग से केस पे काम कर रही थी, खंडवा में भी किसी केस पे काम कर रही थी। तो लड़की खुद भी कमाती थी। उसने माँ का ऑपरेशन जो किया था, तो ऑपरेशन में भी उसने खुद ने पैसे जो है वो खर्च किए हैं। तो पैसा उसके पास में था और उस पैसे जो है वो सारांश ने उससे पेरेंट्स को हाँ, पेरेंट्स को जो है ये लगातार इनमें जो अगस्त के महीने में जब वो पटवारी का उसके पास में रिश्ता आया था और उसने ना बोला था, तो उस टाइम पे काफी झगड़ा भी हुआ है। मतलब लगातार फोन पे बात भी, माँ का भी झगड़ा हुआ है। माँ ने भी कहा कि इसके अंदर जो है वो तुम्हें इस बार शादी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हर एक फैमिली में होता है कि भाई तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़के का कहना है कि नहीं मैं तो अपना लाइफ कोर करिए। डेफिनेटली वो अगर ये सब चीजें इतनी हो रही है और उसके बाद ही 6 तारीख को हुआ है। ये पूरा साजिश के तहत हुआ है, तो क्या इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज करेंगे? अभी तो क्योंकि मेन जो है वो लड़की ने सोच समझ के अपने पूरे होशो आवाज में कंसेंट में ये सारी चीजें करी है, तो अभी तो वो मिसिंग पर्सन में ही रहेगा। कोई ऐसा अभी तक बयान नहीं आया हुआ जिसके अंदर कोई क्रिमिनल केस है। सर अलग-अलग किरदार निकल के सामने आए, इसमें मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड अगर कहेंगे तो ये तीनों लोगों ने आपस में मिलकर ये प्लान बनाया हुआ है, जिसमें मेन प्लान जो है वो लड़की का है और बाकी जो वो उस तरीके की चीजें हैं कि कहाँ पे हमें सीसीटीवी कैमरे बाईपास करने हैं, रोड्स कहाँ पर निकल के आ जाएंगे, नेपाल में कौन मदद करेगा, वहाँ पे किसकी मदद होगी, तो ये तो बेसिकली तीनों ने मिलकर। लेकिन सवाल ही उठ रहा है कि 3-3 4-4 जिलों की पुलिस लगातार सर्च करेगी, काफी परेशान हो रहा है, तो उसके बाद भी कोई अपराध नहीं बन सके। अभी तक तो कानूनन जो है इसमें कोई ऐसा आपराधिक सेक्शन तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसमें जरूर जो है वो हम लोग और भी लीगल ओपिनियन भी ले लेंगे, मगर अभी तक इसमें कोई भी ऐसा एक तरफा लव करता था, जिस तरह परेशान कर रहा था, तो इस तरह की बात भी सामने आई। इस पे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो फैक्ट्स है वो तो मैंने आपको बता दिए कि फोन वोन वो करता था। 3 से 4 बार उसने टिकट भी बनाए हैं जिसमें लड़की गई नहीं है वहां पर। तो एक तरफा ही डिस्कशन था, लड़की का कहना है कि, और कुछ जो है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर उसने उसको मदद करी है, मतलब फोन वोन पे ही मदद करी है किसी के थ्रू रेफरेंस लेकर, जब वो जबलपुर में 2 साल प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे। सर लड़की ट्रेवल कर रही थी बीच में, सर आप लोगों को खबर नहीं लगी थी कि हैदराबाद में है? लड़की जो ट्रैवल कर रही थी, सबसे पहले तो उसने अपना मोबाइल जो है वो मिडगार्ड सेक्शन में बंद करके फिकवा दिया था। उसके बाद में लड़की ने इस चीज का ध्यान रखा था। इवन मतलब जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके 7-8 दिन पहले से भी जो है ना, लड़की का 31 जुलाई से लड़की के फोन के अंदर भी जो है वो कुछ का बात बंद हो गया। BSNL का मोबाइल जो है वो बंद कर दिया, 2 सिम बंद कर दिया। तो उसके बाद जब लड़की यहाँ से निकली है, तो लड़की निकलते वक्त भी जो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी देखे हैं, उसके अंदर भी लड़की ने ये ध्यान रखा हुआ है कि वो गाड़ी के अंदर जो है वो लेटी हुई है, कहीं पे भी गाड़ी के विंडशील्ड में नहीं आ रही है। तो कैमरे में नहीं आई है क्या, मोबाइल फोन भी जो सिम कार्ड भी जो है वो उसने मध्य प्रदेश में कहीं पे भी सिम कार्ड नहीं खरीदा है, ना उसने मोबाइल खरीदा ना उसने सिम कार्ड खरीदा। और जब साथ में था उसका मोबाइल वहीं पे रखकर कि भाई वो जो है उसकी लोकेशन लाइव है,
दूसरा सिम लेके दूसरा मोबाइल लेके उसके साथ ट्रैवल किया। ये तो मिल गई, लेकिन उस तरह के और भी कितने मिसिंग मामले हैं अभी तक अपने पास, इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई? ये तो अपन बाद में लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। और कोई स्पेसिफिक जवाब? 13 दिन तक की प्लानिंग को क्या लगता है सिर्फ घर से भागने के लिए की? हाँ। इस एक मतलब लॉजिकली सोचिए, घर से भागने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इतने अलग अलग जगह इतने लोगों को इन्वॉल्व करना सिर्फ घर से भागने के लिए? ये बात एकदम वैसी है। मतलब ये लगभग हम लोग जो है वो लड़के से भी 2-3 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 2 दिन उससे भी पूछताछ करते करते हो गए, साथ साथ में लड़की से भी बातचीत करते हो, मगर एक ये है कि लड़की लगातार वो रिश्तों को डिनाई कर रही है। उसको वहां से निकलना है। परिवार का सोशल प्रेशर जो आज की तारीख में यंग जनरेशन में जिस तरीके से बार बार इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, और लड़की एडवोकेट है, उसको पता है, उसको लग रहा है कि भाई जीआरपी में ट्रेन में अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो मृत घोषित कर जो है वो मामला रफा दफा हो जाएगा और मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में चली जाऊंगी। उस तरीके से उसने प्लान बनाया हुआ ये है। मामला भी उसी तरह का है कि घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, इसलिए उससे बचने के लिए और जब ये जो इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब इवॉल्व हुआ है मामला, वो तब इवॉल्व हुआ है। उसको एज ए एडवोकेट उसको ये था कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने नहीं वाली है। जब वो मामला तुल पकड़ा, पहले तो वो शुजालपुरी गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था, मगर जब वो मीडिया में तुल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो डिसाइड हुआ कि मध्य प्रदेश तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला बहुत तुल पकड़ लिया, लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है यहाँ पे। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जिस जगह पे उन्होंने रूम रेंट पे लिया था वो किसी पास में ही पुलिस वाले का था। तो आते जाते जैसे ही मामला मतलब ज्यादा तुल पकड़ेगा तो ये पुलिस वाला मुझे जरूर पहचान लेगा, तो इसीलिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तुल पकड़ने लग गया तो उसके बाद में फिर जो है 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी, और 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी, और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का है, जो बीच बीच में उन्होंने सोचा है कि नहीं अब इतना हाइप हो गया है, अब इतना ये हो गया है, पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हमें तो अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर उसने वो लगातार मिसट्रीट किया, सारे दिन उसने बदले, तमाम तरह की चीजें, पुलिस परेशान होते। तो क्या आपराधिक मामला इस पर नहीं बनता? कोई दबाव है क्या इसका? मतलब क्यों ऐसा? नहीं, ये आपराधिक मामले के बारे में ऐसा जो है इसमें, क्योंकि उसके साथ में कोई गलत घटना नहीं हुई है, वो खुद ही उसके अंदर मिसिंग पर्सन है, कानूनन उसके अंदर अभी तक तो कोई मामला नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा, इसमें हम लोग और विधिक राय भी लेंगे, अगर कुछ सेक्शन बनते भी होंगे तो उसके बारे में सोच लेंगे। कितनी टीम हमारी लगी हुई थी? जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे सीसीटीवी फुटेज के लिए टीम लगी थी। लगभग भोपाल से लेकर कटनी तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे। साइबर टीम लगी हुई थी, और साथ साथ में जो मेडगार्ड और वो सेक्शन में हम लोगों को सर्चिंग करनी थी, उसकी 30 लोगों की एक अलग टीम थी। तो कुल मिला के जो है वो 60-70 लोग हमारे लगातार इस पूरे 10-15 दिन सारांश पर कब शक हुआ? कैसे सारांश पे तब शक हुआ। सीसीटीवी तो मतलब ये है कि मतलब बता ही नहीं सकते, वो कम से कम 400-500 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि हर स्टेशन पे 40-50 है सीसीटीवी। सबको निकालना, और सिर्फ स्टेशन नहीं, उनके आउटर एरिया और उनके जो बाहर के कैमरे हैं, मतलब कोई बाहर निकल रहा है तो उसके लिए भी वो भी कैमरे खंगालना। एक सारांश पे कब शक हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सारांश का ये था कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कोई उसकी डेथ तो नहीं हो गई, ये सब चीजों को हम लोगों ने जब रूल आउट कर लिया, तो मैंने बीच में भी एक बार बाइट दी थी कि हम लोग जो है वो उसको ब्रॉडन करेंगे पूरे सर्च के दायरे को। जब हम लोगों ने 6-7 महीने का पूरा चीजें खंगाली और उसके अंदर जब देखा कि वो किस किस से बात करती थी, सारांश का 2-3 कॉल बहुत लंबे थे, जबकि वो कॉल तो 2-3 ही थे मगर बहुत लंबे थे। जब उसका फिर हम लोगों ने IPDR निकाला कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कॉल से उसने बात करी हो। इसमें हम लोगों ने कटनी पुलिस जो है वो SP कटनी के द्वारा भी एक इनपुट दे दिया था उनके साइबर की तरफ से कि एक ये नंबर आया हुआ है, और वो नंबर हमारे इससे मैच हो रहा था, सारांश से मैच हो रहा था। तो जब वो हमें जानकारी मिली कि यार ये लड़का कितनी क्यों बात कर रहा है और अभी तक इसको हमने पूछताछ नहीं कर पाए हैं, ये अभी तक इस दायरे में आया ही नहीं है। जब उसका दायरा बढ़ाया गया इन्वेस्टिगेशन का, और भी मतलब जो है 1 महीने को छोड़ के 6-7 महीने 10 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेकर और उसके IP एड्रेसेस को लेकर और IP एड्रेसेस के बारे में जानकारी ली गई, तब वो सारांश का नंबर आया। और उसके बाद फिर सारांश को हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला कि अरे इस पे ये बात कर रहा था। जब उसको उठा के लाए तो फिर तो चीजें फिर आसान हो गई। ठीक सर। काठमांडू तक पुलिस के उस तक संपर्क कैसे किया और कैसे उसको बुलाया, तो कैसे बरामद? सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ लिया, सारांश के पास उसका नंबर जो था, क्योंकि 1 सेकंड, सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ा
तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई, लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था उस दिन, ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहां पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया, और उसके बाद में फिर जो है वो तेजिंदर के बारे में हम लोग पहले एक बार इन्वेस्टिगेट, वो तो हमारा ये था कि चौथे या पांचवें दिन हम लोग केस क्रैक कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि तेजिंदर ही है जिसके साथ लड़की गई है, मगर जब वो दिल्ली पुलिस आ गई तो तेजिंदर हमारा वापस साइडलाइन हो गया। अगर वो दिल्ली पुलिस उस दिन नहीं आती तो हो सकता था कि हम तीसरे दिन ही उस केस को क्रैक कर लेते तेजिंदर को पकड़कर, मगर वो घटनाक्रम ऐसा ही था जिसकी वजह से हम लोग उससे हटे। पर फिर सारांश के थ्रू वापस तेजिंदर तक जब पहुंचे तो हमारी एक टीम दिल्ली गई, दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल के अंदर उसका जो है वो हम लोगों ने वापस अंदर जाके उससे पूछताछ करी, और फिर वापस जो दिल्ली पुलिस से बात करके 4 दिन का उन्होंने रिमांड लिया था, तो उस रिमांड में भी हम लोग वहां पर गए और बकायदा उससे पूछताछ करी, और जब वो फैक्ट्स मिलान किए तो चीजें फिर हमें काफी आसान हो गई। सर, इंदौर में जो सीसीटीवी आया था एक कार का, उसमें तेजिंदर ही था वो? इंदौर में सीसीटीवी आया था जिसमें वो एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। परिजनों से बीच में अर्चना ने, जब आप लोगों ने ट्रेस किया, जो कल बातचीत चली थी, बातचीत की थी या परिजनों को पहले से कुछ अंदाजा? जब हम लोगों ने सारांश को पकड़ लिया था और उसके बाद उस लड़की से बात करके उसको बात करके हम लोग जो है वो बुला रहे थे, तो जब उसने मान लिया कि अब मैं आ जाऊंगी, और उसने काठमांडू से धनगढ़ी करके एक जगह है वहां तक की फ्लाइट ले ली, तो उस दौरान में जब वो उसने अपने भाई से बात कर ली थी कि जब मैं आ ही रही हूँ तो अब मैं अपने परिवार वालों को भी बता देती हूँ। उसी टाइम पे वो ग्वालियर वाला इशू चल रहा था, और जब आप सब लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों से बात हो गई है, तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पुलिस तब तक उसको बुला चुकी थी, धनगढ़ी तक वो आ चुकी थी, और अब वो ये था कि अब मैं आ ही रही हूँ तो मैं अपने परिवार से बात कर लेती हूँ, तो उसने अपने परिवार से उससे बात कर लिया। हम ही ने उसको बुलाया था। जब मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको कि काठमांडू में जब थी तो सारांश के थ्रू बात हुई है, हमारा आईओ जो है वो उससे कांटेक्ट में आया और उसको बात करवाई है। ठीक सर। वो बोल रही थी कि नया पहचान करना, तो नया पहचान के नया आधार कार्ड की जरूरत है, क्या आधार कार्ड बनवा रही है? वो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था, तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई, उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया, उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकालकर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहां पे, और वहां से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। सारांश ने माना है कि वो अर्चना को जो है युक्ति उसको प्यार करता था, लव या दोस्ती थी। ये सब जो है वो आप अर्चना से ही क्लियर कर लीजिए, लव प्यार वाला। बाकी अभी तो जो हमारे पास बयान है वो फ्रेंड। सपना नाम आधार कार्ड था, क्या था, क्या उसने पहले से बनवा रखा था? उसका एक्चुअली घर का एक नाम और सपना भी है, तो उसने उसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई मेरा नाम जो है वो सपना भी है करके। नहीं, आधार कार्ड तो उसका जो है वो इसी नाम से, अर्चना तिवारी का। घर का जो ऐसा होता है ना, हर आदमी का घर के भी एक नाम होता है, निकनेम टाइप का, निकनेम नहीं पर दूसरा नाम, तो उसका घर का एक नाम सपना भी है, तो उसने अपने आप को सपना नाम से ही जो है वो उसने अपने आप को सपना नाम से ही आगे बढ़ा दिया। आपको और आपकी टीम को बधाई बहुत। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहनत अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उसके बयान वगैरह होने हैं, कंप्लीट कर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बजे तक हम लोग उसको परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे उसको। फिर हम पीछे चले जाएंगे। अभी क्या भोपाल में है? हाँ, भोपाल में ही है। हाँ, प्लान बनाकर क्योंकि मर्द कायम होगा, उसकी मौत हो चुकी है, सिविल डेथ की तैयारी में कैसे करेंगे? तेजिंदर और सबको मिलना इकट्ठा एक बड़ी साजिश। ये देखो, ये अलग अलग तरीके से देख सकते हो। आज की तारीख में इसके पहले भी 2-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस तरीके से लड़कियां भागती है। ये एक समाज का वो जो एक प्रेशर होता है ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो जिसको आज की यंग जनरेशन डिफाई करती है, और उसके इन्फ्लुएंस में
टीवी सीरियल देखकर इस तरीके से वो प्लान करना ये सब सारी चीजें होती है। सारांश के ऊपर क्या कोई मामला दर्ज हुआ है? एक लड़की को भगाने के आरोप में तेजिंदर दोनों इसमें शामिल क्योंकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने कंसेंट से उसके साथ गई है, तो अभी तक तो कानून उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। पुलिस दिल्ली के आगे तक हम ऐसे कोई लड़की भगा नहीं सकते। बालिक है, हाँ। फ्यूचर प्लानिंग तो बस ये है कि उसको जो है वो एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। आगे आपको वही बता दें कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या थी। पुलिस के पास में गुमराह करने वाले 376 में हजारों गुमराह करते हैं, क्या केस काम होता है? राहुल रेल एसपी राहुल लोढ़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बता दूंगा तुमको। सर कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी अर्चना, थोड़ा सा बताइए। अर्चना तिवारी जो है वो हमारी टीम को लखीमपुर लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर पर, वहां से मिली है और